So, hello everyone. Now we are going to discuss about IADP, IAAP, ICDP, HYVP. So, स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसमें हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो फोर्ड फाउंडेशन 1959 में आया था, उसके थ्रू ये 4 प्रोग्राम हमारे मेजर लॉन्च हुए थे, जिनका हमारे कंट्री के जीडीपी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में काफी इंपॉर्टेंस था। तो आज वाले सेशन में इन मैं चारों प्रोग्राम के जो की पॉइंट्स है उसको कवर करूंगा। मीन्स कब ये स्टार्ट हुए थे, इनका मेजर फंक्शन क्या था। तो जो भी स्टूडेंट हमारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको मॉक टेस्ट का लेवल टफ लग रहा होगा, बट मैं श्योर हूँ कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका ये लेवल आपको एग्जाम के लेवल के इक्वल ही लगेगा, उससे ही टफ लगेगा। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं आपको सुनील वीजी के या के निर्मल रवि कुमार के अगर मैं क्वेश्चन आपको पुटअप कर दूं तो सब क्वेश्चन आप कर लेंगे इजिली। तो उसको ऑलरेडी आप रिवीजन कर ही रहे हैं, तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन को मैं क्यों पूछूं। इस वजह से मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा हूँ। तो आज वाला अभी कल मैंने जो टेस्ट था इकोनॉमिक प्लानिंग का किया था, नेक्स्ट कल वाले में कम्युनिकेशन ई कॉमर्स, इसको मैंने शेड्यूल कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जस्ट लाइक जेआरएफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसआरएफ वाले जो भी हैं, कुछ अभी स्टूडेंट नेट वाले भी जुड़े हैं, तो नेट वालों का तो मैं सेपरेट अभी जब फॉर्म आएगा तभी फॉर्म आने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी जो ARS का मेंस हुआ है उसका भी रिजल्ट अभी ओपन नहीं हुआ है, डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम लोग उसका वेट करते हैं। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वाला। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया था, IADP, IAP, ICDP और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को आज मैं कवर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो IADP जो 1960 में लॉन्च हुआ था एज ए फोर्ड फाउंडेशन 1959 में आया था, और हमारा उसी के बेसिस पे, उसी के रिकमेंडेशन पे हमारा IADP प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ, और इसी को जो हमारा बोला जाता है पैकेज प्रोग्राम बोला जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि IADP का प्रोग्राम इज आल्सो नोन है, तो इसको पैकेज प्रोग्राम बोला जाता है। फर्स्ट टाइम पे ये 7 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था, ये भी इसका की पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम में 7 डिस्ट्रिक्ट, और 7 डिस्ट्रिक्ट में पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, थंजौर डिस्ट्रिक्ट था, जहां पे फर्स्ट टाइम पे ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अगर हम लोग देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का, टू डिमॉन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाई concentrating on all factor of production and the same time in an integrated action program in selected area। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड एरिया को सेलेक्ट किया गया, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, इनपुट हैं, उनको इंटीग्रेट करके एक साथ अप्लाई करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। डिस्ट्रिक्ट से पहले इसमें जुड़ा हुआ है, तो एक डिस्ट्रिक्ट को कवर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन देखेंगे, वहाँ पे कौन सी क्रॉप के लिए टेम्परेचर सुटेबल है, तो उसी क्रॉप को हम लोग टारगेट करके जो भी इनपुट है उनको सप्लाई करके उसका प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का यही था। नेक्स्ट, इसेंशियल फीचर क्या थे, तो इसेंशियल जो फीचर था पहला, प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड विलेज प्रोडक्शन प्लान। तो इसमें क्या इंडिविजुअल लेवल पे और विलेज लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल फार्मर के लेवल पे और विलेज लेवल पे प्लान प्रिपेयर करना था। सेकेंड, एडुकेट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड इनपुट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लान। जो प्रोडक्शन प्लान बनाए गए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग टाइमली क्रेडिट और इनपुट्स उसको सप्लाई करना। थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव और मार्केटिंग सोसाइटियों को डेवलप करना। इससे क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होता था कोऑपरेटिव से क्या था कि उनको क्रेडिट मिल जाता था, और मार्केटिंग सोसाइटी से मतलब सिंगल सिस्टम पे ही कोऑपरेटिव जो है वो क्रेडिट भी प्रोवाइड कराती थी और मार्केटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती थी। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का ओवरऑल जो प्रोग्राम है उसका इवेल्युएशन करते थे, मींस व्हाट हैज बीन रिजल्ट। नेक्स्ट, लैक ऑफ एजुकेशनल, इसमें अगर हम लोग एनालिसिस करें तो क्या क्या इस एग्जाम के जो फेलियर होने के या जो टारगेट था वो कंप्लीट ना होने के क्या क्या रीजन थे। पहला क्या था, लैक ऑफ एजुकेशनल अप्रोच एंड एम्फेसिस ऑन टारगेट। तो जो उस समय प्रोग्राम चला था उस समय हमारे देश में इलिटरेसी कुछ ज्यादा थी, तो नॉलेज की भी काफी ज्यादा कमी आई। इस वजह से जो फार्मर था
जो भी इसको सजेस्ट किए जाते थे वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता था। नेक्स्ट, स्टीरियोटाइप्ड फार्म प्रोडक्शन प्लान। उस समय हमारे जो फार्म थे वो ट्रेडिशनल मेथड पे ही चलते थे, तो ये भी रीजन था कि जो फार्मर है अपने स्टीरियोटाइप को या अपने जो मेंटल बिहेवियर था उसको चेंज नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट, investigator were not using plant protection chemicals, fertilizer etc on their own। तो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेटर थे या जो साइंटिस्ट थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो भी उन्होंने केमिकल्स और फर्टिलाइजर रिकमेंड करते थे उसको अपने फार्म लेवल पे चेक नहीं करते थे, ट्रायल नहीं करते थे, ये भी एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, लिटिल पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। वुमेन का जबकि हमारे एग्रीकल्चर में जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जस्ट लाइक चाहे वो सोइंग हो गया, चाहे विनोइंग हो गया, चाहे इंटरकल्चर हो गया, टोटल 75 जो हैं वो एंगेज्ड हैं वर्क में वुमेन इन कंपेरिजन टू मैन, तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं था उस समय। अब प्रेजेंट टाइम पे जो इंटरकल्चर वर्क है 87% उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। अगर विनोइंग में देखा जाए तो उसमें 68% है। जब आप जेंडर का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है और आपके नेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अलाइड इंटरप्राइजेज नॉट गिवन मच अटेंशन। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी इंटरप्राइजेज थे उनको स्टेब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसका आपको सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री भी चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, सेकंड प्रोग्राम हमारा था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAP। तो IAP जो प्रोग्राम हमारा था उसको हम लोग देखते थे। इसका क्या था कि एक एरिया को जस्ट लाइक उसमें डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया। इसमें क्या था, डिस्ट्रिक्ट के उस एरिया को जस्ट लाइक 2 ब्लॉक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया या एक तालुका लेवल पे सेलेक्ट करके हमको उस क्रॉप को रिकमेंड करना था, इनपुट को सप्लाई करना था और प्रोडक्शन बढ़ाना था। IAP जो लॉन्च हुआ था ये हमारा 1964 में लॉन्च हुआ था। ये इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर मेजर प्रोग्राम हमारा है IADP है। नेक्स्ट हमारा क्या है, HYVP है। With all these shortcoming, there were so many positive aspects from the farmer point of view। तो इस प्रोग्राम के आने से काफी ज्यादा जो फार्मर थे उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, क्योंकि इन पहले इसके IADP लॉन्च हो चुका था। द फर्स्ट थिंग इज देयर यील्ड लेवल्स वेर इंक्रीज्ड। तो क्या था कि उनका जो यील्ड लेवल था पहले इंक्रीज हो चुका था, तो इस प्रोग्राम के आने से और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। Were getting appropriate information from the extension agency, their immediate problem related to crop production were given due to of the concerned people। तो जो भी इनकी प्रॉब्लम थी वो एक्सटेंशन एजेंसी एक्सटेंशन रिलेटेड जो भी पीपुल जुड़े थे उसको वो इजीली सॉल्व कर देते थे। There was good response from the community to extend the of the program to other farmer and region। Also government launched IAP intensive agriculture area program in 1964 for extending the area under the program। तो कहने का मतलब जो IADP था वो एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहा था, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन को, सॉइल कंडीशन को, फार्मर के इंटरेस्ट को देख के क्रॉप को रिकमेंड करता था। जबकि IAP में एक ब्लॉक को, एक एरिया को सेलेक्ट करके सेम कंडीशन अप्लाई की जाती थी IADP वाली। नेक्स्ट, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP था, ये भी 1964 में लॉन्च हुआ था। जो इसका मेजर रोल था कि एक ब्रेक थ्रू लाना मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्योंकि उस समय जो भी था हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन टोटल हमारे फीड में 45% इसका कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उस समय जो भी हमारे यहाँ सीरियल प्रोडक्शन या उतना फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होता था, तो मोस्टली जो पीपुल थे वो डिपेंड थे मिल्क पे। तो ICDP आने से थोड़ा सा उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू में, उनके जो फूड मटेरियल उसमें शामिल उसका काफी योगदान था। अगर इसका देखा जाए तो उसमें की विलेज स्कीम 1952 आई थी, उसी की बेसिस पे ICDP को लॉन्च किया गया। बोथ इंटरप्राइजेज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री गो हैंड इन हैंड विद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कहने मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल सेक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री को मिक्स्ड फार्मिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था। दी ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस टू द कैटल ओनर टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो इनका जो मेजर, इस प्रोग्राम का मेजर रोल था कि ब्रेक थ्रू लाना मिल्क प्रोडक्शन में थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू कैटल की ब्रीड से। नेक्स्ट, पैकेज इसमें क्या क्या दिए जा रहे थे, कैटल ब्रीडिंग किया जाता था कि मतलब उनके जो पहले की ब्रीड थी, ब्रीडिंग से उसमें और ज्यादा सुधार करना, मतलब क्वालिटी लाना जिससे कि वो काफी प्रोडक्टिव हो। नेक्स्ट क्या, कैटल न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिएंट फीडिंग कराना, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट थे जस्ट लाइक चाहे वो ग्रीन फॉडर था या जो रॉ मटेरियल थे जस्ट लाइक
उनको प्रोवाइड न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड मटेरियल प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल्क को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, तो उनके हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक पहले जो डिजीज आते हैं उससे पहले वैक्सीनेशन कराना, उसके बाद अगर डिजीज कोई आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये प्रैक्टिसेस भी प्रोवाइड करा रहा था। नेक्स्ट डेयरी एक्सटेंशन, तो डेयरी एक्सटेंशन भी टर्म यही इस प्रोग्राम से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है, जो कि 1964-65 में फर्स्ट टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च हुआ था। 1964-65 में अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए फर्स्ट टाइम पे HYVP प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो 1966-67 टिक करेंगे जब भी आप इंडिया में पूछे जाए। वर्ल्ड में 1964-65 में लॉन्च हुआ था और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग थे। इस ऑलरेडी आपको सबको पता है, जो इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रिवोल्यूशन लाने में, और HYVP प्रोग्राम ही ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था इंडिया में। नेक्स्ट पहला क्या इसका आने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि फूड क्राइसिस थी ओवरऑल वर्ल्ड में, और इंडिया में तो और ज्यादा थी। टेक्नोलॉजी फीचर, टेक्नोलॉजियों की कमी थी, हाई यील्ड करना था, शॉर्ट ड्यूरेशन को क्रॉप को लाना था, शॉर्ट हाइट वाली क्रॉप को लाना था, और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव की फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स देने वाली वैरायटियों को क्रॉप को लॉन्च करना था। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर, रिसर्चर एंड एक्सटेंशन वर्कर द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज ए रियलिटी। तो फार्मरों के पार्टिसिपेशन से, रिसर्चर जो साइंटिस्ट उनके पार्टिसिपेशन से, और एक्सटेंशन वर्कर के पार्टिसिपेशन से ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जिससे हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए फूड में, क्योंकि उसमें फूड की बहुत ज्यादा क्राइसिस थी। हमारे पास ना ही सीरियल थे, ना ही हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन उतना था कि जो भी हमारी पॉपुलेशन थी उसको हम लोग फीड कर सके, खिला सके। नेक्स्ट क्या है, द पीपुल हु बिकम अवेयर ऑफ आउटकम ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टेड अडॉप्टिंग न्यू वैरायटी एंड ऑन टू पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस एज सजेस्टेड बाय एक्सटेंशन प्रोफेशनल। तो उस समय जो भी पर्सन थे या फार्मर थे जो अवेयर हो गए थे, वो नए टेक्नोलॉजी को, नई वैरायटियों को फार्मर जो सजेस्ट की जा रही थी साइंटिस्ट के द्वारा, हाई यील्डिंग वैरायटी, उसको अडॉप्ट कर रहे थे। और जो सजेशन दिए जा रहे थे एक्सटेंशन वर्कर के कि इसको किस टाइम पे सोइंग करना है, कितने डेप्थ पे सोइंग करना है, किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए, कितना इसको न्यूट्रिएंट देना है, तो उसको वो मानने को तैयार थे। और उसका रिजल्ट में मिला कि प्रोडक्शन हमारा 1970 में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए फूड ग्रेन में, और हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। दिस एफर्ट बिकम बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर डायनेमिक्स। और जो एफर्ट थे जो हमारे एक्सटेंशन का ही रिजल्ट था, और यहीं से एक्सटेंशन रिसर्च, इसी वजह से जो हमारी 1960 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि फोर्ड फाउंडेशन से ही आया था। उसी समय हमारा IADP प्रोग्राम भी है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, उनका 3 मोटिव होता है, एजुकेशन देना, रिसर्च करना एंड एक्सटेंशन करना। सो स्टूडेंट, काफी छोटा ये लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को कवर किया, ICDP को कवर किया, IAP को कवर किया एंड IADP को कवर किया। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं क्लासेस डेली वजह से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे JRF वाले हैं या SRF वाले हैं, उन लोगों ने अपने सिलेबस को ऑलरेडी 2 से 3 टाइम कवर कर लिया है। तो प्रेजेंट टाइम पे वो रिवीजन पे सब लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह से मुझे क्लास लेना भी बहुत ज्यादा इस समय इस टाइम पे सूटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अब लास्ट अप्रैल आपका चल रहा है, मई जून आपका जुलाई में एग्जाम नहीं होगा JRF का, बट आपका अगस्त में JRF या SRF का एग्जाम हो जाना है। इस वजह से मैं नए टॉपिक को नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट है JRF वाले, वो अपना प्रिपरेशन करते रहें, और अगर उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया तो एक्स्ट्रा उनको नहीं पढ़ना है, बस उसी को रिवाइज करते रहें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो पर्सनली मुझे मैसेज या कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो भी मॉक टेस्ट मैंने शेड्यूल कर रहे हैं, आप लोग उसको अटेम्प्ट करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सेशन में एंड करता हूँ। जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड रहें, थैंक यू फॉर लिसनिंग।